हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में गणित के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जितना भी हम आपको फॉर्मूला बताएंगे प्लीज आप उसे नोट करते हुए चलिएगा। और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठ 144 पाई सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या है। यहाँ पे क्या दिया है, किसी गोले का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल कभी यहाँ पे स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उस गोले का हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो इसमें दिया क्या है, गोले का वक्र पृष्ठ दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 पाई सेंटीमीटर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोले का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, गोले का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और बराबर के उधर क्या है, तो 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या को इधर रख के बाकी यहाँ पे 4 पाई को बराबर के उधर भेज देंगे। तो इधर देखिए दोनों गुणा कर रहे हैं, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और बट्टा के नीचे आ जाएगा ये 4 पाई। यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा। अब 4 से इसे कटा दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 4 तिया 12, इधर गया 2 24। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 छक कितना हो जाएगा, 24। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 36 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को क्या कर देंगे, बराबर के उधर भेजेंगे। जब स्क्वायर को बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, ये सेंटीमीटर होगा। यानी त्रिज्या कितना निकलेगा हमका, हमारा 6 सेंटीमीटर निकलेगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 15 कोट ए बराबर यहाँ पे कितना दिया है, 8 दिया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि साइन ए का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बट्टा क्या होता है, यहाँ पे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब और कर्ण। और यहाँ से देखिए सबसे पहले हम कोट ए का मान निकालेंगे। तो इधर 15 गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। यानी कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बट्टा क्या हो जाएगा, 15। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा क्या होता है, यहाँ पे लंब होता है। आधार कितना दिया है, ऊपर ऊपर के बराबर नीचे नीचे के बराबर। आधार 8 है और लंब कितना है, यहाँ पे 15 है। लेकिन जब हम साइन का यहाँ पे पूछा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें लंब बट्टा क्या निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लंब तो पता है कि 15 है, लेकिन कर्ण यहाँ पे नहीं पता है। तो कर्ण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पे लंब का स्क्वायर जोड़ क्या होता है, आधार का यहाँ पे स्क्वायर होता है। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण वैसे ही छोड़ दीजिए आप लोग। कर्ण का स्क्वायर और लंब कितना दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लंब नीचे वाला है तो ये 15 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 का स्क्वायर। आधार कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आधार 8 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर, इसको वैसे ही छोड़ दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पे लिख देंगे 225 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे 64 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 64। अब इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2। यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर 289 निकल गया। तो सिर्फ कर्ण बराबर कितना निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसको बराबर के उधर भेज देंगे। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 289। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण
बराबर यहाँ पे अंडर रूट 289 निकल गया, यानी कण कितना निकलेगा हमारा, तो कण यहाँ पे देखिए 289 का वर्गमूल पता होना चाहिए। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, यानी कण कितना निकल गया 17। हमको क्या किसका मान निकालना है, साइन ए का। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और बटा क्या होता है यहाँ पे कण होता है। क्या होता है, लंब बटा कण। तो लंब कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 है, तो ऊपर में 15 लिख देंगे। और कण कितना है अभी निकला है, कण कितना निकला है यहाँ पे 17, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 17, यानी 15/17 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तब तक हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/17 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे डिलीट कर दिए। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। बोल रहा है कि यदि कोई रेखा किसी वृत्त को यहाँ पे देखिए एक बिंदु पे स्पर्श करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है आयतन चित्र, सी ऑप्शन है बारंबारता बहुभुज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 तथा 2x - 5y - 1 = 0 है। तो यहाँ पे बताना है कि ये क्या होगा, यहाँ पे अविरोधी होगा यानी समानांतर, बी ऑप्शन है विरोधी यानी प्रतिच्छेदी, सी ऑप्शन है आश्रित यानी संपाती। यहाँ पे बताना है कि इसका आलेख कैसा होगा। तो इसके लिए सबसे पहले a1/a2 निकालना पड़ता है, फिर b1/b2 निकालना पड़ता है, फिर यहाँ पे c1/ यहाँ पे c2 निकालना पड़ता है। तो ये देखिए ये पहला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो क्या होगा a1, जो y में गुणा करेगा वो b1, जिसमें x y कुछ नहीं होगा वो क्या होगा c1। यानी यहाँ पे देखिए a1 का मान कितना है, तो a1 के पास कुछ नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। यहाँ पे देखिए b का मान कितना निकलेगा, तो y में कौन गुणा कर रहा है 3, यानी यहाँ पे देखिए b1 का मान निकल गया 3 और c1 का मान कितना है -4 है, तो यहाँ पे -4। ये है दूसरा समीकरण। तो जो x में गुणा करेगा वो होगा a2, जो y में गुणा करेगा वो होगा b2 और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होता है यहाँ पे c2। यानी यहाँ पे a2 का मान 2 और b2 का मान यहाँ पे -5 और c2 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब यहाँ पे रख दीजिए a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1 और a2 का मान यहाँ पे 2 है तो 2। फिर यहाँ पे देखिए b1 का मान कितना है आप देख सकते हैं 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और b2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं -5, तो यहाँ पे लिख देंगे -5। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यहाँ पे ऐसा समीकरण बन रहा है a1/a2 बराबर नहीं है यहाँ पे देखिए b1/b2 के। तो ये क्या होता है, जब पहले ही बराबर नहीं होता है a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, तो आलेख कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है यानी विरोधी होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं -2, 3 और यहाँ पे देखिए 4, 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 बिंदु हैं और दोनों बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक दिया है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे -2, 3 दिया है और यहाँ पे देखिए 4 और 1 दिया है। बोल रहा है कि इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखाखंड है इसके मध्य बिंदु यानी ठीक बीच वाले बिंदु का यहाँ पे आपको निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 और बट्टा 2 होता है और कोमा यहाँ पे क्या होता है y1 + y2 और बट्टा क्या होता है यहाँ पे 2 होता है। तो ये देखिए पहला बिंदु है तो इसमें क्या होगा x1, ये होगा y1, ये दूसरा बिंदु है तो ये होगा x2 और ये क्या होगा यहाँ पे y2। तो x1 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। x2 का मान कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, तो यहाँ पे 4 और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। फिर यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3। y2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ घटाव कर लीजिए, 4 में से 2 निकल जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 और बट्टा के नीचे कितना बचेगा 2 और ऊपर में देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और बट्टा के नीचे हो जाएगा 2। अब इसे कटा दीजिए, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा और 2 से 4 ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कितना होगा 1 और कोमा 2, यानी 1 कोमा 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर।
7 नंबर प्रश्न है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, यहाँ पे देखिए 3-4 के कोटि का मान है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कोटि का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक क्या होता है भुज और एक क्या होता है कोटि। तो यहाँ पे देखिए ये है हम लोगों का y अक्ष और ये होता है x अक्ष। तो x अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे भुज और y अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और जो बिंदु दिया होता है उसका 2 नियामक होता है, एक x नियामक होता है और एक क्या होता है यहाँ पे y नियामक। तो जो पहला होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा होता है वो y का मान होता है। तो जो x का मान होता है उसे हम लोग भुज कहते हैं और जो y का मान होता है उसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए भुज अगर पूछे तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे भुज हो जाएगा क्योंकि x वाले को भुज कहते हैं और कोटि को किसे कहते हैं, तो y वाले को कोटि कहते हैं। यानी यहाँ पे पूछा है कि कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या होगा, यहाँ पे -4 होगा क्योंकि y का मान यहाँ पे -4 है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी यहाँ पे दिया है एक बहुपद x² - 9x प्लस a और इसके मूलों का गुणनफल कितना दिया है 8। तो सबसे पहले दिया क्या है, मूलों का गुणनफल 8 दिया है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा। कितना दिया है 8 दिया है तो यहाँ पे लिख दीजिए 8। मूलों का गुणनफल क्या होता है c/a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे c का मान रख दीजिए, a का मान रख दीजिए। तो जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है c होता है। तो यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पे देखिए c, यहाँ पे सबसे पहले c का मान रखना है। तो c क्या है, a है, तो यहाँ पे रख देंगे a। और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है। जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, यानी a का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे रख देंगे 1 बराबर यहाँ पे क्या हो गया 8। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 1 में a से गुणा करेंगे तो a और 1 में 8 से गुणा करेंगे तो 8, यानी a बराबर कितना निकल जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बार इस प्रश्न को और भी समझ लीजिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे गुणों, यहाँ पे देखिए मूलों का गुणनफल दिया था। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा। और अल्फा गुणे बीटा कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ पे लिख दिए अल्फा गुणे बीटा बराबर 8। और अल्फा गुणे बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। अब यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, यानी a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान यहाँ पे -9 है और c का मान कितना है a है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले c का मान रखना है। तो c का मान a है तो यहाँ पे c के जगह पे a रख दिए और इस a वाले का मान यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रख देंगे 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी तिरछा तिरछी जब गुणा कराएंगे, a में 1 से गुणा करेंगे तो a और 1 में 8 से गुणा करेंगे 8, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है 4:1, तो बोल रहा है त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या कम होता है क्षेत्रफल से, तो इसको आपको क्या करना है, रूट लगा देना है। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अगर ये हो गया हम लोग का त्रिज्याओं का अनुपात, और यहाँ पे देखिए त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल गया 2:1, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए किसी दो वृत्तों के यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, अगर पूछ ले कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए तो क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे रूट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। तो 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, यानी 2:1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 1 + cot² a बटा 1 + tan² a पूछ रहा है किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही है 1 + cot² a किसके बराबर होता है, तो ये होता है यहाँ पे cosec। ये आपको पता होना चाहिए कि cosec² a होता है। cosec² a का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 + cot² a बटा यहाँ पे देखिए 1 + tan² a किसके बराबर होता है, तो ये होता है sec² a। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। sec² a का फॉर्मूला क्या होता है 1 + tan² a और 1 + cot² के फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे sec² a। तो हम यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे 1 + cot² a उसकी जगह पे हम ये लिख दिए और 1 + tan² a की जगह पे हम क्या लिख दिए यहाँ पे sec² a, क्योंकि ये दोनों ही फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे देखिए cosec का उल्टा क्या होता है 1/sin होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/sin, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर a लिख देंगे। और ये फिर यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा है तो यहाँ पे बड़ा वाला बट्टा देंगे। sec का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/cos और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे कर दीजिए स्क्वायर। उसके बाद यहाँ
यहाँ पे यहाँ पे जो बड़ा बट्टा है इसको हटा दीजिए, 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये जो बड़ा वाला बट्टा हटेगा तो किसका चिन्ह आएगा गुणा का, और जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, यानी यहाँ पे ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और बट्टा के नीचे क्या हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में कॉस स्क्वायर ए और बट्टा साइन स्क्वायर ए में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉस बाई साइन क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉट हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट, लेकिन यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर और यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए के ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि दो समानांतर रेखाएं हैं जिसकी बीच की दूरी क्या है 14 सेंटीमीटर है, दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है जो दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, इसके बीच में ये क्या है यहाँ पे एक वृत्त है जो दोनों रेखाओं को क्या करता है स्पर्श करता है, तो बोल रहा है यहाँ पे कि वृत्त की त्रिज्या निम्न में से क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी क्या होगा 14 ही सेंटीमीटर होगा, यानी व्यास कितना निकल गया यहाँ से यहाँ तक, ये व्यास ही है, व्यास कितना निकल गया 14, तो त्रिज्या आधा होता है तो 14 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए यदि p+1 2p+1 4p-1 समानांतर श्रेणी में है तो p का मान यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे p के जगह पे 1 रख लीजिए, अगर समानांतर श्रेणी बनता है तो ये p का मान हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए 1 पे नहीं आया तो फिर 2 पे रख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम जहां जहां p है वहां 1 रखते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या है p+1 है तो p के जगह पे 1 रख देंगे और प्लस यहाँ पे 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और फिर यहाँ भी हम रखेंगे p के जगह पे 1, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 और प्लस क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि p के जगह पे हम 1 रख दिए तो 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए फिर हम रखते हैं 4 और p के जगह पे कितना रखेंगे हम 1 रखेंगे और -1 है तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे देखिए 4 एकम 4, 4 में से यहाँ पे 1 निकल जाएगा कितना होगा 3, तो ये एपी में है नहीं है, यहाँ तो सार्वंतर 1 आ रहा है लेकिन 3 में से 3 यहाँ पे 0, यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो ये p का मान नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप लोग 2 रख के देख लीजिए, यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे जब हम 2 रखेंगे तो 2 और p के जगह पे 2 रखेंगे +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ भी रखते हैं 2, 4 गुणे यहाँ पे रख देते हैं 2 - 1, तो 4 दूना 8 -1, तो 8 में से 1 निकलेगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे अंतर 5 में से 3 निकालेंगे, 2 सार्वंतर कैसे निकाला जाता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए 5 में से 3 निकल गया 2, और फिर यहाँ पे देखिए दूसरा अगर आपको डी निकालना है तो तीसरे पद में से दूसरा पद को घटाना पड़ता है, और यहाँ पे देखिए 7 में से जब हम 5 घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा 2, यानी सार्वंतर बराबर हो गया, यानी ये समानांतर श्रेणी में है, तो यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही फॉर्मूला है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो ये होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोस थीटा। एक को आप बदल दीजिए, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, या ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेक थीटा है तो सेक का उल्टा क्या होता है 1 कोस, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कोस थीटा गुणे यहाँ पे क्या है कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला ही होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न की tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है तो ये होता है 1 के बराबर, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बोल रहा है ये किसके बराबर होगा, तो हम भी इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देते हैं हम
कि tan को उधर भेज देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक, और इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे देखिए फिर क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर एक को उधर भेज देंगे तो इधर बचेगा 0 और उधर क्या हो गया 1 प्लस यहाँ पे क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक को क्या कर देंगे यहाँ पे इधर भेजेंगे तो ये देखिए प्लस 1 है तो इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस इधर क्या हो गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा तो -1 होगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब यहाँ पे उल्टा दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए के मान कितना होता है 1 होता है। जब यहाँ पे इसको उल्टा कर दे तो आपको क्या करना है उसमें माइनस लगा देना है, यानी 1 होता है अगर इसको उल्टा कर दे तो आपको माइनस लगा के यहाँ पे आंसर लिख देना है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में कैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है कि 1 होता है लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, तो उल्टा दिया है तो बस आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है, इसको भी उल्टा कर देना है और यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको सही करके आगे बढ़ जाना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा, यहाँ पे छूट गया है किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है 3/8, बी ऑप्शन है 6/15, सी ऑप्शन है 29 बटा यहाँ पे 343, डी ऑप्शन है 17/536। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किसका दशमलव प्रसार यहाँ पे शांत होगा। तो यहाँ पे सबका हर का गुणनखंड किया जाता है, अगर हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए या केवल 2 5 का यहाँ पे गुणनफल आए, 2 और 5 के सिवा कुछ भी नहीं आए तो वो क्या होता है शांत होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले को चेक करेंगे तो हर लेंगे, यहाँ पे तो हर कितना है 8 है तो यहाँ पे लिख दिए 8, और 8 का जब हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी हर का गुणनखंड में क्या आ रहा है यहाँ पे केवल 2 आ रहा है। जब केवल 2 आए या केवल 5 आए या 2 और 5 का गुणनफल आए तो वो क्या होता है शांत होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि cos थीटा के कौन बराबर होता है, ये भी फॉर्मूला है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या होता है प्लस यहाँ पे क्या होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का पूछ रहा है तो साइन को आपको क्या करना है बराबर के उधर भेज देना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग फटाक से टिक लगा सकते हैं और आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो यहाँ पे नहीं पता है तो आपको देखिए कैसे निकालना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। cos को हमको निकालना है तो cos स्क्वायर थीटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और जो प्लस sin स्क्वायर थीटा है तो उसको बराबर के उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर हमको cos थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो इसको भी बराबर के उधर भेज दीजिए, यानी cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो बराबर के उधर जाएगा, रूट हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे sin स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग टिक लगा सकते हैं बी, अगर नहीं पता है तब ये बता रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे बनेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि फॉर्मूला आपको पता होगा तो जो मैथ के जो सवाल होते हैं वो बहुत ही आसानी से बनते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित यहाँ पे बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए एक मीनार है और मीनार के यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, मीनार से 100 मीटर दूर, यानी मीनार से यहाँ पे 100 मीटर दूर यहाँ पे देखिए स्थित एक बिंदु है जिससे मीनार का यहाँ पे कितना मीटर दूर स्थित है 100 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर ये दूर है ये बिंदु मीनार से। और यहाँ पे देखिए जो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए एक मीनार है ये और इससे 100 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है जिससे मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया है 60 डिग्री। तो बोल रहा है कि जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई आपको क्या करना है निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, आधार दिया है और हमको ये क्या है लंब है, तो हमको लंब निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लंब बटा आधार किस पे आता है, tan थीटा पे आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा यहाँ पे क्या होता है लंब बटा यहाँ पे क्या होता है आधार होता है।
तो हमको यहाँ पे लंब निकालना है, लंब ही ना यहाँ पे मीनार है, तो यहाँ पे लंब को वैसे ही छोड़ दीजिए। और लेकिन यहाँ पे देखिए tan थीटा के जगह पे कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे tan थीटा, तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पे देखिए लंब हमको निकालना है, तो लंब को वैसे ही छोड़ दीजिए। आधार कितना दिया है, तो आधार यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 100 से यहाँ पे 100 मीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 100 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान यहाँ पे √3 बराबर यहाँ पे ऊपर में हो गया लंब और नीचे में क्या हो गया आधार कितना दिया है यहाँ पे 100 मीटर। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लंब में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा लंब और बराबर यहाँ पे देखिए 100 में जब √3 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100√3, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है। किसका मान निकालना है, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cos a का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 1/2, तो जहां पे यहाँ पे cos a है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 1/2 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 - 2 गुणे और यहाँ पे देखिए cos a का मान कितना दिया है 1/2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, लेकिन इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस यहाँ पे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। जो ये स्क्वायर है ये दोनों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे कटा दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 बार में कट गया। अब कितना हो गया 1 - 1/2 हो गया। अब इसे बट्टा का आपको क्या करना है, छोटा सा एक घटाव निकालना है। तो देखिए कैसे निकलता है, 2 और 1 का लघुत्तम यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, इससे 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 - 2 से 2 1 बार में कट जाएगा 1। आप लोग बट्टा का घटाव बना लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा, यानी यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा मान है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि अल्फा इंटू बीटा को आपको क्या करना है, मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखिए बस आपको c का मान रखना है, a का मान रखना है, आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो यहाँ पे x² में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो x में गुणा करता है वो b होता है, तो यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे x² में -2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे b का मान -2 हो जाएगा। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो होता है c, यानी यहाँ पे c का मान कितना है -6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -6। अब आपको बस यहाँ पे रखना है c का मान कितना है -6, तो यहाँ पे -6, और a का मान कितना है 1, तो यहाँ पे 1, तो -6/1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 20 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु का आयतन 570 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई है। यहाँ पे क्या निकालना है कि एक शंकु है जिसका आयतन यहाँ पे 570, यहाँ पे 1570 दिया है, और इसका आधार का क्षेत्रफल, यानी शंकु कैसा होता है, ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, आधार कैसा है, वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका पूरा यहाँ पे आयतन कितना दिया है 1570 दिया है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/3 πr² होता है। ये क्या होता है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दिया है 1570, तो यहाँ पे लिख देंगे 1570। और यहाँ पे देखिए क्या निकालना है हमको, यहाँ पे h निकालना है। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या भी नहीं पता है, तो त्रिज्या हमको कैसे निकालना पड़ेगा, तो नीचे वाला एक वृत्ताकार है, तो यहाँ पे त्रिज्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल, यानी वृत्ताकार ये क्षेत्रफल है, यानी इसका आधार कैसा है, वृत्ताकार है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है 314 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वृत्त का यहाँ पे लगाएंगे। वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और πr² यानी इसका आधार वृत्ताकार है, इसलिए यहाँ पे πr² लगाएंगे। यहाँ पे कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए पाई का मान रखेंगे, तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुणे यहाँ पे क्या हो गया r² बराबर इधर हो गया 314। उसके बाद हमको देखिए r² निकालना है, क्योंकि यहाँ पे r² का हमको मान निकालना है, तो यहाँ से हम लोग r² का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 314 और गुणे यहाँ पे देखिए गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 22 आएगा, कटा दीजिए यहाँ पे।
2 से ये कटेगा, यानी 2 से ये 11 बार में, ये कटेगा कितने बार में, तो 157 बार में। यानी आर स्क्वायर का यहाँ पे मान निकल गया 157 गुणे यहाँ पे 7 और बट्टा के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। तो आर स्क्वायर का ये जो मान है अब बस यहाँ पे आपको रख देना है, आराम से यहाँ पे हम लोगों का ऊंचाई निकल जाएगा। तो 1/3 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, तो यहाँ पे रखेंगे 22/7 और आर स्क्वायर का मान कितना निकला है 157, तो यहाँ पे लिखेंगे 157 और गुणे 7 है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और बट्टा के नीचे 11 है तो 11 बराबर उधर यहाँ पे गुणे h है तो h भी लिखेंगे और बराबर यहाँ पे 1570 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1570। अब कटा दीजिए, एक साथ से एक साथ कट गया, 11 दूना कितना हो गया यहाँ पे 22 हो गया। 157 से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1557 कितना बार में कटेगा 10 बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से यहाँ पे 10 कितना बार में कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, यानी इधर बचा 1/3 और इधर क्या बचा, अब केवल यहाँ पे क्या बचा h बचा और उधर क्या बचा 5 बचा। तो हमको h निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 1/3 इधर गुणा करे तो उधर जाके भाग करेगा, यानी क्या हो जाएगा h बराबर 5 गुणे ये पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, यानी h बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ पे 5 × 15 यानी 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है 2, 3 तथा B यहाँ पे 1, -3 एवं केंद्रक यहाँ पे देखिए केंद्रक कितना दिया है यहाँ पे 3, 0 है। तो तीसरे शीर्ष का यहाँ पे नियामक ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक वृत्त है जिसका यहाँ पे 2 शीर्ष ही दिया है A, B और यहाँ पे C, जिसमें से A, B का दिया है और एक यहाँ पे केंद्रक का यहाँ पे शीर्ष दे दिया है 3, 0। तो बोल रहा है कि यहाँ पे तीसरे जो शीर्ष है इसका यहाँ पे मान का क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वृत्त का केंद्र का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केंद्र का शीर्ष यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, केंद्र का यहाँ पे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस यहाँ पे क्या होता है x2 प्लस होता है x3 और बट्टा यहाँ पे 3, ये आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है यहाँ पे y1 प्लस यहाँ पे क्या होता है y2 प्लस यहाँ पे होता है y3 और बट्टा क्या होता है यहाँ पे 3। यहाँ पे देखिए केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है, तो केंद्र का निर्देशांक 3, 0 दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 0 बराबर यहाँ पे देखिए x1 क्या होगा, जो पहले वाला बिंदु होगा वो x1 ये हो जाएगा, y1 ये होता है यहाँ पे x2 और ये होता है यहाँ पे y2। तो x1 का मान 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 और यहाँ पे x2 का मान 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 और x3 तो हमको पता नहीं है तीसरे वाले में के, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। x3 का मान निकालना है, बट्टा 3 है तो 3 कर दीजिए। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे -3। y3 का नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे y3 यहाँ पे हो जाएगा और बट्टा 3 है तो यहाँ पे कर दीजिए 3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3, 0 बराबर यहाँ पे देखिए 2 और 3 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x3/3 कोमा यहाँ पे देखिए 3 में से यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 0 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा y3 यहाँ पे और बट्टा यहाँ पे 3 और यहाँ पे देखिए 0 में जब y3 से जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा y3/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, एक x का मान होता है और एक क्या होता है यहाँ पे y का मान, और इसमें भी जो पहले वाला है वो x का मान है और दूसरे वाला y का मान है। तो एक एक करके बराबर करेंगे तो सबसे पहले x वाले को लेंगे तो इसमें से x 3 है और इधर x का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 प्लस x3 और बट्टा के नीचे 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक में 3 प्लस x3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस x3 और बराबर इधर जब गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इधर देखिए 3 इधर जोड़ रहा है तो इधर आके घटाएगा, यानी x3 बराबर क्या हो जाएगा 9 - 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, यानी x3 का मान यहाँ पे 6 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे y3 का मान निकालना है। तो y3 यहाँ पे देखिए क्या है 0, तो यहाँ पे लेंगे 0 बराबर इधर 0 में y3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y3 और बट्टा यहाँ पे 3 है तो 3। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y3 में 1 से गुणा होगा तो y3 और 0 में 3 से गुणा होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी y3 का मान यहाँ पे 0 और x3 का मान यहाँ पे कितना निकल गया 6। जो तीसरा बिंदु है वो 6 और 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की कोसेक 45 डिग्री का मान है। तो कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2 होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण
के एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। यहाँ पे क्या है, मूल वास्तविक तथा असमान है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि k का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बराबर के उधर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा जब मूल वास्तविक तथा यहाँ पे समान होना चाहिए, यहाँ पे मूल वास्तविक तथा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बराबर 0 और यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं b का मान यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर में जो गुणा करता है वो a, और यहाँ पे देखिए जो x में गुणा करता है वो क्या होता है b, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है c। यानी b का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कर देंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 है यहाँ पे, तो 4 और गुणे a का मान कितना है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे सॉरी a का मान यहाँ पे क्या है, k है, तो यहाँ पे रख देंगे k, और यहाँ पे देखिए c का मान 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर के उधर 0 है तो क्या कर देंगे 0। तो यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 और माइनस 4 में k, 4 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 4 और 4 में k से गुणा होगा तो यहाँ पे 4k बराबर के उधर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4k है, जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 4k, तो यहाँ पे हो गया प्लस 4k। अब यहाँ पे देखिए 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके भाग करेगा, यानी 16/4 बराबर उधर हो गया k। कटाएंगे इसको तो 4 चौका 16, यानी 4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे k हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस यहाँ पे 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 का अनंत हल है। तो बोल रहा है यहाँ पे दो समीकरण दिया है, तो बोल रहा है इसका अनंत हल है, तो इस k का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो अनंत हल होता है तो कैसा यहाँ पे समीकरण बनता है, तो a1/a2 बराबर क्या होता है b1/b2 और बराबर क्या होता है यहाँ पे c1 बटा यहाँ पे क्या होता है c2। तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहला समीकरण है, तो a1 का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और a2 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 2 है तो यहाँ पर रख दीजिए 2, और यहाँ पे देखिए b2 का मान क्या है, k है, तो यहाँ पे रख दीजिए k बराबर c1 का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और यहाँ पे देखिए c2 का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये सभी आपस में बराबर हैं तो इसे भी ले सकते हैं या इसे भी ले सकते हैं, दोनों को बराबर करके यहाँ पे k का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाला लेंगे 1/5 बराबर यहाँ पे क्या लेंगे 2/k, k में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा k बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यानी k का मान कितना निकल जाएगा 10, जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न की दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, और भुजा का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है 3:5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो इसको क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत होंगे तो आलेख होगा। जब अनंत हल होता है तो आलेख कैसा होता है, तो संपाती होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य यहाँ पे निकालना है। आपको क्या निकालना है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या क्या होता है, तो 1 होता है, उसके बाद क्या होगा 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद यहाँ पे 7 होगा, और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे 9 होगा। ये हो गया प्रथम 5 विषम संख्या, और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, तो टोटल संख्याओं को जोड़ के और यहाँ पे जितनी संख्याएं होती हैं उससे क्या कर दिया जाता है, भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और 4 और यहाँ पे देखिए 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 5 9, 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 और 7 16, और 16 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, और बटा टोटल संख्या कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, और जब कटाएंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या, यहाँ पे देखिए एक अर्धवृत्त दिया है, यानी एक आधा वृत्त दिया है, और इसका परिमाप
कितना दिया है 72 दिया है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है यहाँ पे पाई आर और प्लस क्या होता है यहाँ पे 2r, यानी अर्ध जो परिमाप है कितना दिया है 72 दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 72। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे सॉरी दोनों में आर है तो आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा पाई, और इधर क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, और उधर क्या हो गया 72। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर पाई का मान रख दीजिए यहाँ पे 22/7 प्लस 2 और बराबर इधर क्या हो गया यहाँ पे 72। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इन दोनों का यहाँ पे बट्टा का जोड़ बनाना है, तो r इंटू यहाँ पे देखिए 7 और 1 का लघुत्तम कितना होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 से इसमें भाग देंगे, एक बार में कटेगा, यानी ऊपर 22 और प्लस यहाँ पे देखिए 2 में यहाँ पे 1 में 7 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, और 2 में 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 14, और उधर क्या है 72, तो 72 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 और 14 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 और बट्टा यहाँ पे 7 हो जाएगा, और उधर क्या हो गया यहाँ पे 72 है। अब यहाँ पे देखिए ये r में इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 72, और नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा नीचे, यानी 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि एक असंभव घटना का प्रायिकता होता है, तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना होता है 0 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ज्यादा समय हो गया इसीलिए हम यहाँ पे 29 प्रश्न पे ही रोकते हैं, कल यहाँ पे आगे के जो यहाँ पे 31 प्रश्न है उसको हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा।